बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो दिल्ली के लोधी गार्डन में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ से देश दुनिया ब्रेकिंग न्यूज, हर चीज, हर खबर आप तक पहुँचाएंगे। मौसम बहुत ही खुशनुमा है, ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त बारिश की फुहारें आ सकती है। आपके शहर में मौसम का क्या हाल है, ये भी आपको बताएंगे। राज्य देश में बड़ी खबरें कौन सी है, सब कुछ आपके सामने होगी। और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कल वो तस्वीर आपने भी देखी होगी माया नगरी मुंबई की, जो अपने आप में ऐतिहासिक थी। लेकिन बड़ी जानकारी इस विक्ट्री परेड से जुड़ी हुई ये है कि भगदड़ जैसे हालात हो गए थे क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। जी आपको बता दें कि कल रात मुंबई में टीम इंडिया की विक्ट्री परेड निकली थी और परेड में प्रशंसकों का हुजूम उमड़ा था। सड़कें पूरी तरह से भरी हुई थी और इसी दौरान एक लड़की बेहोश हो गई। भीड़ में घुसने के कारण वो बेहोश हो गई थी और पुलिस ने हालांकि लड़की का रेस्क्यू भी किया। 2 फैंस घायल हुए हैं, एक की पसली की हड्डी भी टूट गई है बताया जा रहा है। कल रात मुंबई में टीम इंडिया की विक्ट्री परेड निकली। परेड में प्रशंसकों की भीड़ नजर आई, सड़कें बिल्कुल भरी हुई नजर आई खचाखच। इस दौरान एक लड़की बेहोश हो गई। भीड़ में घुटन की वजह से पुलिस ने लड़की का रेस्क्यू किया, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिसकर्मी लड़की को कंधे पर ले जाता दिखा। इसी दौरान भगदड़ के हालात बने, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस की तारीफ यहाँ पर करनी होगी क्योंकि इतनी भारी भीड़ के बावजूद जिस तरह से भीड़ को कंट्रोल किया गया वो वाकई बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। देखिए कैसे इस लड़की को कंधे पर ले जाकर पुलिसकर्मी नजर आ रहा है। मरीन ड्राइव पर हर जगह जूते चप्पल बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ इतनी जबरदस्त थी कि कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, घुटन हो रही थी क्योंकि उमस भरी गर्मी मुंबई में कल महसूस की जा रही थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक वहां जमा हुए कई फैंस की हालत खराब हो रही थी। और हाथरस कांड आपको याद होगा, उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य आरोपी जो बाबा है उसके लिए आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया है सरकार ने। साथ ही हाथरस कांड के बाद से ही देव प्रकाश मधुकर जो है वो फरार था। हाथरस कांड में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अलीगढ़ संभाग के पुलिस महानिरीक्षक शलभ माथुर के मुताबिक मंगलवार को हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई, जिसमें 112 महिलाएं शामिल हैं। हादसे के बाद से सत्संग करने वाले साकार हरि भी गायब है। यूपी पुलिस लगातार साकार हरि की तलाश कर रही है, लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि अब तक 6 आरोपी जरूर गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी जो सेवादार देव प्रकाश मधुकर है उस पर अब इनाम 1 लाख रुपए का घोषित कर दिया गया है। ये भी बात जो मुख्य अभियुक्त हैं जो प्रकाश मधुकर हैं उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके NBW की भी कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने बताया 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर राम लड़ेते पुत्र रहबारी सिंह यादव निवासी भानुपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी, उपेंद्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी शिकवाबाद जनपद फिरोजाबाद, मेघ सिंह पुत्र हुकुम सिंह जनपद हाथरस सिकंदराबाद थाना, इनकी गिरफ्तारी। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि हाथरस में देखिए जिस बाबा के सत्संग में इतना बड़ा हादसा हो गया, 123 लोगों की जान गई, वो बाबा अभी तक सामने नहीं आया है, छुप कर बैठा हुआ है। और इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बाबा अभी तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं लग पाया और आखिर ये बाबा फरार कहाँ हुआ। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बाबा अंडरग्राउंड हो गए कि पुलिस उन तक पहुंच ही नहीं पा रही। दो जुलाई को हुए हाथरस भगदड़ कांड की चौंकाने वाली तहें एक एक कर खुलती जा रही हैं। इस खौफनाक हादसे में जान गंवाने वाले 121 भक्तों के परिवारों की चित्कार थम नहीं रही है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल कहां गायब हो गया। उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। पुलिस दावा कर रही है कि बाबा पर शिकंजा कसने के लिए दबिश का दौर जारी है। इन सब के बीच एक सनसनीखेज CCTV वीडियो सामने आया है। ये वीडियो हाथरस से मैनपुरी के रास्ते एक पेट्रोल पंप का है, जिसमें बाबा के काफिले को निकालने के लिए सड़क पर उसके सेवादार ह्यूमन चेन बनाकर खड़े नजर आ रहे हैं। 2 जुलाई को किस तरीके से भगदड़ मची और बाबा कैसे भगा, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो जो बाबा के
जो प्राइवेट आर्मी जो बाबा ने बना के रखी थी, ये देखिए डिवाइडर के इस तरफ आ चुकी है। और यहां देखिए ये ब्लैक कैट कमांडोज की तरह ये बाबा की पर्सनल आर्मी है जो आपको बाइक से जाती हुई दिखाई देगी। और देखिए ये बाइक से आर्मी गई और पीछे से एक छोटी कार गई, और ये कार जो आपके सामने जाएगी अभी, ये बाबा की कार है। ये देखिए ये जो गाड़ी आपके सामने नजर आ रही है सफेद रंग की बड़ी, ये बाबा की कार है। और इसी में बैठकर जो बाबा है अपने काफिले के साथ निकलता है। लगभग 7 से 8 गाड़ियां इसकी काफिले में है। और अगर आखिरी में देखेंगे तो एक पुलिस की जिप्सी भी आपको दिखाई देगी। ये लेटेस्ट वीडियो है जिसके बाद भोले बाबा और सूरजपाल के मैनपुरी में छिपे होने का दावा तेज हो गया है। बाबा कब पुलिस की गिरफ्त में आता है, देश भर की नजरें इस पर टिकी हैं। वहीं इस हादसे को साजिश ठहराने वाली बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भोले बाबा और सूरजपाल को बचाने का खेल अंदर खाने शुरू हो गया है। बाबा के मैनपुरी आश्रम की तस्वीरें देखिए। कई एकड़ में फैला आलीशान आश्रम। मैनपुरी के इसी आश्रम की गेट तक बाबा के वकील एसपी सिंह रात के अंधेरे में चंद घंटे पहले आए थे, लेकिन मीडिया का जमावड़ा देखने के बाद उनका रुख बदल गया। वो आश्रम के गेट से वापस लौट गए, ये बहाना बनाकर कि अंदर कोई है ही नहीं। इतना ही नहीं, बाबा के वकील एपी सिंह ये दावा करते दिखे कि हाथरस में सत्संग के बाद हुआ हादसा सोची समझी साजिश है। उन्होंने दावा किया कि ये सनसनीखेज खुलासा बाबा की एक श्रद्धालु ने उनसे किया। उन्होंने जैसे ही देखा मौका वैसे वो शुरू हो गए। मैंने कितनी देर हो गई थी नारायण साकार हरि के जाते हुए, तो उन्होंने कहा 30-35 मिनट, आधा घंटा लगभग होगा था उनके गए हुए। और उसके बाद इस घटना को पूरा इंतजाम कर दिया। फिर नहीं दिखाई दिया कौन किसके ऊपर चढ़ रहा है, कौन दबा रहा है, कौन गिर रहा है। और ये घटना जो घटना स्थल मैंने देखा, अभी पहुंच के आप लोग भी प्रबुद्ध मीडिया के लोग हैं, आपने भी देखा बिल्कुल खुला है, दिखाया जा रहा था। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के जाने के आधे घंटे बाद हादसा होने का दावा, भीड़ में शराब पीकर बदमाशों के घुसने की दलील, इस केस को किस ओर मोड़ने की कोशिश का इशारा है, ये तो साफ समझ में आ रहा है। अब उनके वकील एपी सिंह का एक और दावा सुन लीजिए। एपी सिंह ने कहा कि सूरजपाल उर्फ बाबा नारायण साकार हरि न तो फरार होने वाले हैं और न भागने वाले, न किसी होटल में छिपने वाले। वो कानून को मानने वाले हैं और किसी आश्रम में ही होंगे। बड़ा सवाल तो ये है कि हादसे के दिन मौके से फरार हुए बाबा के काफिले के पीछे पीछे पुलिस की जिप्सी भी चल रही थी, तो फिर पुलिस कैसे बाबा की जानकारी नहीं होने का हवाला दे रही है। सवाल ये भी है कि हादसे के तीसरे दिन भी बाबा के मैनपुरी आश्रम की तलाशी लेने की जहमत पुलिस क्यों नहीं उठा रही है। और हाथरस कांड की जांच में जो न्यायिक आयोग है वो जुटा हुआ है। आयोग के जो अध्यक्ष ब्रिजेश श्रीवास्तव ने एक मीटिंग भी की है इस पूरे मामले को लेकर के, और जल्द ही पड़ताल के लिए हाथरस भी टीम जाने वाली है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हाथरस भगदड़ कांड में अब तक 123 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब इसकी पड़ताल में न्यायिक आयोग जुटा हुआ है। सीएम योगी ने एक दिन पहले इसके गठन का ऐलान किया था और आयोग के अध्यक्ष ब्रिजेश श्रीवास्तव ने इसको लेकर मीटिंग भी कर ली है। जल्द पड़ताल के लिए हाथरस जाएगा आयोग। डीएम की रिपोर्ट समेत कई चीजों पर आयोग की नजर है, रिपोर्ट भी तलब की गई है। फिर से आप सभी का स्वागत है। बात इम्फाल की करते हैं, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और कई ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और इम्फाल के गांव में नदी का बांध टूटने से वहां आसपास के इलाकों में कोहराम बचा हुआ है। आप भी देखिए वहां के हालात। सड़कें दरिया बन गई, घरों में भी बाढ़ के पानी ने डेरा डाल दिया है और लोग सैलाब के संकट से छुटकारा पाने की जद्दोजहद में लगे हैं। लेकिन सैलाब का पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बाढ़ के पानी को रोकने की जद्दोजहद करते लोगों की ये तस्वीरें हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल के क्षेत्रीय गांव अवांग गांव की है, जहां नदी का बांध टूटने से ये पूरा गांव जलमग्न हो गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और घरों तक में बाढ़ का पानी घुस गया। बताया जा रहा है कि इलाके के करीब 300 मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए गाँव के लोग पानी को रोकने की कोशिशों में जुट गए। गांव के लोगों के साथ टूरिस्ट, पुलिस, मणिपुर के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। कहीं सीमेंट की बोरियों से पानी का प्रवाह रोकने के लिए बांध बनाने की कोशिशें शुरू हो गईं, तो कहीं बांस की चचरी से पानी रोकने के उपाय किए जाने लगे। लेकिन ये सारे के सारे उपाय नाकाफी ही साबित हुए।
और चलिए बात करते हैं असम की, जहां बाढ़ से कई इलाकों में त्राहिमाम मचा हुआ है। यहाँ के 28 जिलों के ज्यादातर हिस्से जलमग्न हो चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा असम का कौन सा गांव प्रभावित हुआ है जहां पर हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मकान डूब गए, सारे सामान डूब गए और खेत खलिहान भी डूब गए। कुदरत के कहर ने जब आसरा छीन लिया तो लोगों ने तटबंध पर प्लास्टिक के इन तंबुओं को ही आशियाना बना लिया। जल तांडव से त्राहिमाम करते लोगों की ये तस्वीरें हैं असम के मोरी गांव की, जहां बाढ़ से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ से यहां तबाही मची है। हर साल पानी आता है तो थोड़ा धीरे धीरे आता है। यही साल में ऐसा तूफान जैसे आता है ऐसा आ गया। एक दिन में माने कमर जैसे बुक तक पानी हो गया। और पानी का तकलीफ यही है, बहुत आदमी का बहुत सामान तो पानी में चला गया। का पानी एक दिन में इतना पानी आ गया तो आदमी लोग को कोई माने धंधा ही नहीं है जब पानी इतना हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के उफान पर होने से मोरी गांव जिले का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। मोरी गांव में करीब 190 से अधिक गांव बाढ़ प्रभावित हैं। मोरी गांव जिले में 3 लोगों की मौत की भी खबर है। फिलहाल बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। जो गांव में रह गए हैं वो जुगाड़ की नाव से बाहर निकल रहे हैं। सिर्फ मोरी गांव ही नहीं, असम के 28 जिले इस समय बाढ़ प्रभावित हैं। गुरुवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बाढ़ प्रभावित मोरी गांव जिले का दौरा किया, तो वहीं असम सरकार के मंत्री अतुल बोरा ने भी सैलाब में डूबे मोरी गांव के इलाकों का दौरा कर जायजा लिया। ब्रेकिंग सीतापुर की, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सीतापुर में जब यहां पर टीम पहुंची तो वहां हालांकि इसका विरोध भी किया गया, लेकिन अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी जिसने अपना काम पूरा किया। जी हाँ, नालों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। आपको भी दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर फिर से एक्शन में है और इस बार बाबा का ये बुलडोजर गर्जा है सीतापुर में, जहां दुकानों से लेकर मकानों और अवैध अतिक्रमण को गिराया गया। इस बार ये बुलडोजर एक्शन हुआ सीतापुर के गल्ला मंडी के आसपास के इलाके में, जहां नालों के ऊपर बनाए गए अवैध निर्माण को नगर पालिका ने ध्वस्त करवा दिया। नाले पे आने वाले जो अतिक्रमण है उसको हटाया, उसमें भी पूरी कोशिश मेरी है कि सबसे कम नुकसान हो और जो भी इससे प्रभावित हो रहा है वो उसका भी कोई ऐसा मतलब नुकसान न हो कि जीवन निर्वाह पे असर। सीतापुर में 2 दिनों की बारिश के दौरान हुए जल भराव से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान का आगाज किया था, जिसके तहत नगर पालिका प्रशासन ने पुलिस और मजिस्ट्रेट की अगुवाई में नालों पर बने दुकानों और अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई की। आपको बता दें कि सीतापुर में नगर पालिका हर बृहस्पतिवार को शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है। इस बार ये अभियान चला गल्ला मंडी के साथ साथ रेलवे क्रॉसिंग के निकट बने नाले पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सड़क के दोनों ओर बने पटरी दुकानदारों के अवैध निर्माण को हटा दिया गया। इसके साथ ही मकानों के आगे नाले के ऊपर बनाई गई बाउंड्री को भी बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। नगर पालिका के इस बुलडोजर एक्शन से अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। और गुजरात के गांधीनगर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आग का कहर देखने को मिला, एक शख्स की मौत हो गई। और देखिए, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन इस शख्स की जान को नहीं बचाया जा सका। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार और नीचे धू धू कर जलता बंगला। तस्वीरें गुजरात के गांधीनगर की हैं, जहां देखते ही देखते 10 करोड़ की कीमत का बंगला आग में जलकर खाक हो गया। आग के तांडव की ये तस्वीरें गांधीनगर के भाट इलाके की हैं, जहां जर्मन बंगलों के हाउस नंबर 22 में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते धू धू कर जलते बंगले से धुएं का गुबार उठने लगा। अग्नि तांडव की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू हुआ। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस घटना में एक युवक की मौत हो गई। शुरुआती जांच में बताया गया कि आग बंगले के किचन में लगी और फिर देखते ही देखते पूरा बंगला आग की चपेट में आ गया। आग लगते ही घर में मौजूद 3 लोग तो किसी तरह से जान बचाकर बाहर निकले,
लेकिन फर्स्ट फ्लोर के कमरे में मौजूद 21 साल का आदित्य निकल नहीं सका। जब तक आग पर काबू पाया गया, आदित्य की इस हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि धुएं के कारण दम घुटने की वजह से युवक की मौत हुई। राजस्थान के झालावाड़ से आपको खबर बताते हैं, जहां एक परिवार अपनी बेटी की लव मैरिज से इतना खफा था कि उसने उसे अगवा करके मार डाला। जी हाँ, और उसके बाद इस लड़की को गुपचुप तरीके से परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन वहीं पर अचानक पुलिस की टीम पहुंच जाती है। उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट में देखिए। बेटी की अपनी मर्जी से लव मैरिज करने से नाराज परिवार ने पहले उसका अपहरण किया और फिर विवाहित बेटी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार करते वक्त पुलिस शमशान घाट पहुंच गई और जलती चिता से अधजले शव को कब्जे में ले लिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात हुई राजस्थान के झालावाड़ के जावर थाना क्षेत्र के शौरती गांव में, जहां की युवती शिमला कुशवाहा ने अपने गांव के ही रवि भील से जुलाई 2023 में प्रेम विवाह कर लिया था। रजिस्टर्ड मैरिज करने के बाद दोनों घर से भाग गए थे। लेकिन युवती जब अपने पति के साथ 12 जिले के हरनावदा के एक बैंक में पैसे निकालने आई थी, तभी युवती को उसके परिजनों ने घेर लिया। मारपीट करने के बाद युवती के परिजनों ने उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाया और अपहरण करके ले गए। युवती के पति ने पुलिस से इस वारदात की शिकायत दर्ज कराई। तभी पुलिस को युवती की हत्या किए जाने और गुपचुप तरीके से उसके अंतिम संस्कार किए जाने की सूचना मिल गई। फिर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अधजले शव को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन मीनवाइल जब हम कार्रवाई कर रहे थे, मीनवाइल हमारे पास बाद में खबर आई कि ये लड़की को जो उसके घर वाले लेके गए हैं, वो उसके गांव में ले जाके उसका मतलब हत्या करके और उसको जला दिया है। इस सूचना पे हम यहाँ पहुंचे मौके पे। घटना ये मौका है जो सोरदी गांव का है। शव की जांच पड़ताल के लिए पुलिस ने एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया और सबूतों को इकट्ठा किया। फिलहाल युवती के घर वाले फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं, वो रोज पहुंच रहे हैं। और अमरनाथ जाने वाले जो यात्री हैं, उनमें जो जंगम जोगियों का जत्था है, उसका वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और कानों में घुलते हुए शिव गीत सबका मन मोह रहे हैं। आप भी देखिए और सुनिए। अमरनाथ यात्रा का अद्भुत रंग देखिए। बाबा बर्फानी की यात्रा के दुर्गम बेहद लेकिन बेहद खूबसूरत रास्तों में इस बार जंगम जोगी साधुओं की आवाज गूंज रही है। अमरनाथ जाने वाले यात्रियों में जंगल जोगियों का ये जत्था उत्सुकता जगा रहा है। भगवान शिव से जुड़ी उनकी रहस्यमय परंपराओं की ओर सबका ध्यान खींच रहा है। सिर पर दशनानी पड़ी यानी खास तरह की टोपी और उस पर तांबे पीतल के बने गुलदान में लगे मोर पंख के गुच्छे उन्हें अमरनाथ जाने वाले बाकी यात्रियों से तो अलग बना ही रहे हैं। शिव कथा की उनकी गायन शैली से जुड़ी बाबा बर्फानी के आशीर्वाद की कहानी भी अमरनाथ के श्रद्धालुओं में आस्था जगा रही है। और हमारे को ये 5 निशानियां दे रखी भोलेनाथ की शादी में। ये माता पार्वती ने दे दी कर्ण कुंड, और ये जटा मुक्ति दे दी विष्णु भगवान ने, ये संप दिया था शिव महादेव ने, ये माला दी थी और ये वस्त्र दिए थे सफेद हैं जो ये ब्रह्मा जी के हैं। और जो ये टल्ली है ये नंदीगण की टल्ली है। ले ओ जी जंगम देवता, मेरा भजन मेरे भोलेनाथ का भजन करते रहना, जो भी मेरा भक्त होगा वो तुमको भी मानेगा। अमरनाथ की यात्रा के दौरान जंगल जोगियों का ये जत्था श्रद्धालुओं को भगवान शिव के चमत्कारों से जुड़ी कथाएं गाकर सुना रहा है, जिससे बाबा बर्फानी की यात्रा के माहौल में आस्था भक्ति नए अंदाज में घुल रही है। कानों में घुलते इनके शिव गीतों के बीच अमरनाथ यात्रा में कुदरत की जबरदस्त खूबसूरती श्रद्धालुओं का जोश और बढ़ा रही है। जंगम जोगियों के जत्थे पर जरा गौर कीजिए। इनके हाथों में एक विशेष प्रकार की घंटी है जिसे वो टाली कहते हैं। इसे बजाते हुए शिव भजन सुनाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में जंगम जोगी साधुओं की उत्पत्ति शिव की जंघा से बताई गई है। शिव विवाह के दौरान कोई व्यक्ति शिव से दान लेने के लिए तैयार नहीं था, तो शिव ने अपनी जंघाओं को पीटकर जंगम जोगियों को पैदा किया। उन्होंने महादेव से दान लेकर विवाह में गीत गाए और शेष रस्में पूरी कराई, जिसके बाद इन्हीं को भगवान शिव ने शिव विवाह गाने का भी वरदान दिया। तभी से ये जंगम जोगी भगवान शिव के तीर्थों और शैव अखाड़ों में जाकर सन्यासियों के बीच उनका गुणगान करते आ रहे हैं।
जब माता पार्वती की शादी हुई थी, शादी होने के बाद तो माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए यहाँ अमर कथा गुफा में लेके आए थे भोलेनाथ। 12-12 कोस अपने त्रिशूल से सभी जीव जंतुओं को दूर हटा दिया था उन्होंने। यहाँ कोई पेड़ पक्षी पसेरू कुछ नहीं था, बक्खर मच्छी कुछ नहीं था, सभी को पीछे हटा दिया था। एक गड़ा सड़ा तोते का रह गया था गुफा के अंदर, और वहाँ 6 महीने माता पार्वती कथा सुनती है। जंगम जोगियों के अलावा अमरनाथ यात्रा का खुशनुमा मौसम इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे यात्रियों को लुभा रहा है। साफ शफाफ नीला आसमान, घाटी वाले रास्ते में पहाड़ों की कतारों में जमी बर्फ, झीलों का हरा नीला क्रिस्टल सा पारदर्शी पानी को वो लाइफलाइन एक्सपीरियंस बता रहे हैं। बाबा के आशीर्वाद से यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहा और सब लोगों को देखते हुए यहाँ पे बहुत ही आनंद आया और बहुत मज़ा आया। इतना सुंदर लगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। इतना चढ़ाई है, उतराई है, फिर पीछू टॉप में इतना सुंदर ग्रीनरी मिला, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। अगर नहीं आती तो ये एक्सपीरियंस नहीं होता। हेलीकॉप्टर में अगर जाती तो सिर्फ ऊपर से ही नज़ारा दिख पाते, लेकिन अभी हम लोग चल के आए, सभी बाबा का कृपा है। इस खूबसूरत स्वर्गिक यात्रा में जंगम जोगियों की रहस्यमय परंपराओं से जुड़ी कहानी भी वो अपने साथ ले जा रहे हैं। मसलन जंगम जब भी किसी से दान लेता है तो सीधे हाथ में लेने की बजाय अपनी टाली में ही लेता है। जंगम बताते हैं कि ये टाली उनके पूर्वजों को भगवान शिव के बैल नंदी ने दी थी। इस टाली से बड़ी एक और चौंकाने वाली मान्यता जंगम जोगियों में है, जिसे वो कभी नहीं तोड़ते। वो मानते हैं कि शिव की ओर से दिया गया दान अगर सीधे शरीर को छूता तो वो शरीर को भस्म कर सकता था। इसी के कारण दान लेने की परंपरा टाली में ही है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ पहुंच गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वहां पर पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की है। दरअसल हाथरस भगदड़ कांड में अलीगढ़ के भी कई पीड़ित थे जो घायल हुए थे। अलीगढ़ के बाद अब हाथरस में घटना स्थल पर भी राहुल गांधी को जाना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, अलीगढ़ पहुंच चुके हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचे राहुल। हाथरस कांड के पीड़ितों से राहुल की मुलाकात। और प्रेरित हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। प्रेरित, क्या कार्यक्रम राहुल गांधी का है आज की? अगर बात करें अलीगढ़ के बाद, कब तक वो जाएंगे हाथरस और क्या आगे किनसे मुलाकात का उनका कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए कि राहुल गांधी इस वक्त जो है वो तमाम जो पीड़ित परिजन हैं उनके साथ वो बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, उन्हें शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जिस घर में फिलहाल राहुल गांधी पहुंचे हैं वो मृतक मंजू देवी का घर है, जहां उनके साथ उनका एक 5 साल का बेटा भी इस दुनिया से चला गया और मंजू देवी खुद भी गर्भवती थी। यानी कि एक ही परिवार से 2 लोग मरे हैं और एक जो है अजन्मा बच्चा भी मरा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए राहुल गांधी इस वक्त जो है वो पीड़ित परिजन के घर पे मौजूद हैं और यहाँ से राहुल गांधी निकलेंगे और राहुल गांधी निकल करके इसी पिलखना गांव में एक और परिजन के पास जाकर के मिलेंगे, जहां भी उनके परिजनों ने अपने किसी परिवार के शख्स को खोया और साथ ही साथ यहाँ वो घायलों से मिलेंगे। उसके बाद फिर राहुल गांधी यहाँ से सीधे हाथरस के लिए रवाना होंगे, जहां वहां पे कलेक्टिवली जो परिजन है उनसे मिलेंगे जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, अपनी दुनिया खोई है। तो इस वक्त मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए राहुल गांधी इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे तमाम उनके सुरक्षाकर्मी मौजूद है। जिस तरीके से मंगलवार को दोपहर 2 बजे हम लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल प्रेरित, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ना होगा, बात करेंगे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से जुड़ी अहम खबर मिल रही है, जिसमें इस बार 2 दिन निकाली जाएगी पूरी रथ यात्रा। तो बड़ी जानकारी, देखिए 53 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बना है। इसी वजह से इस बार रथ यात्रा 1 दिन नहीं बल्कि 2 दिन होगी, यानी कि 7 और 8 जुलाई दोनों ही दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं हर साल। बीमार चल रहे महाप्रभु जगन्नाथ अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। 7 जुलाई को पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जानी है, लेकिन इस बार 53 साल बाद एक बेहद दुर्लभ संयोग बना है, जिसकी वजह से इस बार रथ यात्रा 1 दिन नहीं बल्कि 2 दिन की होगी। यानी 7 और 8 जुलाई दोनों दिन निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। भगवान अगले 7 दिनों तक इसी मंदिर में रहते हैं। 8वें दिन यानी दशमी तिथि को तीनों रथ मुख्य मंदिर के लिए लौटते हैं। लेकिन इस साल आखिर ऐसा कौन सा संयोग बना है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 7 और 8 जुलाई दोनों दिन निकाली जाएगी? आखिर इसकी वजह क्या है? तो आइए इन सवालों के जवाब भी जान लेते हैं। दरअसल जगन्नाथ मंदिर का पंचांग बनाने वाले ज्योतिषी का कहना है
कि इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तिथियां घट गई हैं, जिसके चलते रथ यात्रा से पहले होने वाली पूजा परंपराएं 7 जुलाई की शाम तक चलेंगी। इसलिए सुबह शुरू होने वाली रथ यात्रा शाम के करीब 4 बजे शुरू होने की संभावना है। चूंकि सूर्यास्त के बाद रथ नहीं हाके जाते हैं, इसलिए रथ को रास्ते में ही रोक दिया जाएगा और 8 जुलाई को सुबह जल्दी रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। जानकारों का कहना है कि रथ यात्रा की तिथि बदली नहीं जा सकती, इसलिए 7 जुलाई को श्रृंगार और नेत्रोत्सव के बाद रथ यात्रा से जुड़ी पूजा शुरू होगी। इन विधियों के चलते देरी होने से सूर्यास्त के पहले ही भगवान को रथों पर स्थापित कर रथों को खींचा जाएगा और फिर अगले दिन यानी 8 जुलाई को सुबह जल्दी रथ चलना शुरू होंगे और इसी दिन गुंडीचा मंदिर पहुंच जाएंगे। बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 2 दिन निकलने जा रही है। 53 साल पहले 1971 में भी ऐसा ही हुआ था, जब तिथियां घटने से रथ यात्रा में देरी हुई थी और शाम को रथ खींचे गए थे। पंचांग के अनुसार इस साल भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर काफी दुर्लभ संयोग बन रहा है। 2 दिन रथ यात्रा होने के कारण उड़ीसा सरकार ने भी 2 दिनों के लिए सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। 7 और 8 जुलाई को प्रदेश भर के सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब खबर हिमाचल प्रदेश की मंडी से आपको बताते हैं, जहाँ एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का मलबा सड़क पर आकर गिर गया और करीब 4 मील की सड़क मलबे के साथ ही नीचे ब्यास नदी में चली गई है। इस लैंडस्लाइड की वजह से 3 फीट सड़क धंस चुकी है और जिसकी वजह से यातायात ठप हो चुकी है, क्योंकि वहां से गाड़ियों की जो आवाजाही है उसे रोक दिया गया। तो करीब 4 मील की सड़क मलबे के साथ नीचे ब्यास नदी में समा गई। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का मलबा सड़क पर आकर गिर गया और मंडी चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर यातायात इसकी वजह से प्रभावित हो गया है। तो बारिश शुरू हो चुकी है, पहाड़ी इलाकों में हालात कितने बुरे हो चुके हैं, आए दिन तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की मंडी में क्या हालात हैं, जहां पर सड़क धंस चुकी है। देखिए यूपी सरकार और यूपी पुलिस लगातार हाथरस कांड की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कोई साजिश है। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के दोस्त से भी तक पहुंच चुकी है। और बाबा नारायण साकार हरि के दोस्त राम सनेही ने बाबा का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है और कहा कि बाबा धर्म का काम नहीं करता बल्कि फर्जी दिखावा करता है। आप भी सुनिए। हाथरस हादसे के 3 दिन बाद भी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का अता पता नहीं है। इस बीच बाबा से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे एक कर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बाबा के सहपाठी और पुलिस विभाग में उसके सहकर्मी रहे राम सनेही का बयान सुनिए, जो टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर उन्होंने किया। वो तो एक कदम आगे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे यहाँ जो नल लगा है वो अमृत देता है, मेरे यहाँ की मिट्टी से कैंसर सही हो जाता है। वो ऐसी कोई बात नहीं, फर्जीफिकेशन करते थे। हाँ, फर्जीफिकेशन। गांव के कोई लोग सही हुए? उस गांव के कोई ऐसे लोगों को आप जानते हो सही हो गए? कुछ नहीं, एक भी नहीं। भोले बाबा और सूरजपाल के सहपाठी राम सनेही ने साफ कहा कि बाबा के चमत्कार की बातें फर्जी हैं, हवाई हैं। राम सनेही के मुताबिक नौकरी छोड़ने के बाद मजबूरी में सूरजपाल भोले बाबा बने। वो पेट की बीमारी से पीड़ित था, कोई बच्चा भी नहीं था। राम सनेही ने दावा किया कि सूरजपाल ने उससे ये बाबागिरी की अपनी प्लानिंग को खुलकर बताया था। राम सनेही के मुताबिक उसके आश्रम में न तो कोई अमृत वाला पानी है, न ही मिट्टी में कोई ताकत, सब अंधविश्वास है। सूरजपाल के बड़े रसूख के कारण राम सनेही कभी खुलकर विरोध नहीं कर सका, लेकिन हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा का तिलिस्म टूट गया तो कई घटनाएं खुलने लगी। यूपी में भोले बाबा के मैनपुरी आश्रम के बाहर हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे इस परिवार की राम कहानी आपको चौंका देगी। यह मामला बाबा के सत्संग से 65 साल के बुजुर्ग भक्त महावीर सिंह के गायब हो जाने की है। पिताजी ने सत्संग गए थे, वो वहाँ से गायब हो गए। मैं बहुत प्रयास किया, बड़े भाई सिस्टर सारे लोग होते डेली एक महीने से कंटिन्यू जा रहे। 21 तारीख 22 तारीख में वहाँ पर्ची लगे गए, 22 तारीख लगे, 10 दिन तक लगातार पर्ची मैंने करी कंटिन्यू। वहाँ हर पर्ची डस्टबिन फाड़ता गया करता वहाँ। मेरे को बाबा से मिला दो, मैं बाबा से 2 मिनट बातचीत कर लेंगे। मेरे चाचा है, जहाँ भी हो, जिंदा हो तो मुर्दा हो तो
मैं उठा ले आऊंगा। ये तो ढोंगी पाखंडी बाबा है। मामला 1.5 महीने पुराना है। महावीर सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट मैनपुरी के दन्नाहार थाने में दर्ज है, लेकिन बुजुर्ग की गुमशुदगी पर पुलिस भी चुप है और पीड़ित परिवार बाबा के सेवादारों पर मारपीट कर भगाने का आरोप लगा रहा है। हाथरस भगदड़ कांड के बाद बाबा के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं इस बाबा पर सियासी दलों की खामोशी चौंकाने वाली है। न तो सरकार उसे आरोपी बना रही है और न ही विपक्षी पार्टियां उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। कहा जा रहा है कि उसकी वजह बाबा से जुड़ा वोट बैंक है। बाबा का दबदबा पश्चिम यूपी के 26 जिलों की दलित आबादी पर है। कुछ प्रभाव ओबीसी पर भी है। इन जिलों में दलित 22% और 17% ओबीसी आबादी है, जो इस इलाके में 27 लोकसभा सीटों और 137 विधानसभा सीटों के नतीजों पर सीधी दखल रखते हैं। हाथरस हादसे के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश का भोले बाबा के मैनपुरी आश्रम का दौरा और उसके बाद किया गया ट्वीट सुर्खियों में है। भोले बाबा के राजनीतिक रसूख की ऐसी कई तस्वीरें वायरल हैं जो बता रही हैं कि उसके मायाजाल